उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कठिन है डगर पनगटकी वाली स्थिति। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे डगर और कठिन होती जा रही है। चीजें सुलझें, आसान हो, सरलीकृत हो, उसके हो उल्टा रहा है। कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, भरोसे की कमी दिख रही है और सब अपने अपने अंदाज में अलग अलग दिशाओं में तीर चला रहे हैं। यह स्थिति इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में बन गई और पिछले 3 दिनों से 72 घंटे मान लीजिए जो तू में का एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच, उसने विपक्षी शिविर की संभावनाओं को और कमजोर किया है और हिलाकर रख दिया है। बातें कहां तक चली गई? वहां तक चली गई कि मायावती कह रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी तो पिछड़ों के, दलितों के विरोध में काम करने वाली पार्टी है, इसने हमारी हत्या करने की कोशिश की गेस्ट हाउस कांड में। और उसके बाद में बसपा के प्रदेश कार्यालय के सामने पुल बना दिया इसलिए ताकि बसपा के सबसे बड़े नेता को जान का खतरा हो सके। मायावती ने यह भी आरोप लगा दिया। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुल तोड़वा दो, भाजपा वालों को बोलो, उनके पास तो ढेर बुलडोजर है, चला दो बुलडोजर, हमें क्या लेना देना। लेकिन चीजें इस हद तक बिखर गई और इस सब में आग में घी मालूम किसने डाला? कांग्रेस ने। बात कड़वी है लेकिन कहनी पड़ेगी, कांग्रेस ने आग में घी डाला। जब अखिलेश यादव दसियों अवसरों पर कान में और माइक पर दोनों में ये बोल चुके थे कि भाई जहां हाथी रहेगा वहां हम नहीं रहेंगे, बसपा के साथ कोई समझौता नहीं, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे हम। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में होते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे कहें कि हमारे कुछ नेता बसपा के साथ संपर्क में है, मायावती जी के साथ संपर्क में है, तो इसके बाद फिर क्या बचता है? फिर तो आग लगनी थी सो लग गई और लग गई, अब धधक रही है। और ठंड में आग जब जलती है तो हाथ सेकने वाले तो आ ही जाते हैं। ठंडा कितना है देख रहे हैं आप, कोहरा है। तो विपक्ष के आंगन में जो आग जल रही है उससे लोग हाथ सेक रहे हैं, गर्माहट प्राप्त कर रहे हैं। यह स्थिति बन गई और तू में का स्तर यहां तक चला गया कि दो शिखर लोग आपस में टकरा रहे हैं, मायावती और अखिलेश यादव। भाजपा भी आनंद ले रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी इधर से उतरे हैं मैदान में और मौर्य जी ने कहा कि भाई हम तो मायावती जी को पहले ही कह रहे थे कि समाप्तवादी पार्टी है, समाप्त हो रही है समाजवादी पार्टी, इसके चक्कर मत बढ़ो। और मायावती जी बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, एक बड़ी पार्टी की अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार सब कुछ करेगी और बड़ा गंभीर है सरकार। ये घोषणा भी कर दी लगे हाथ, क्योंकि मायावती ने अपनी जान का खतरा बताया कि अखिलेश यादव की सरकार ऐसा पुल बनवा गई जिससे हमको जान का खतरा। अब मायावती जिससे जान का खतरा बताएं उसके साथ गठबंधन में कैसे आए? अब अखिलेश यादव दोनों से झुंझला रहे हैं, बसपा से तो दो हाथ कर ही रहे हैं और झुंझला कांग्रेस से भी रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को सीधा और सपाट संकेत दिया है कि हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है उसमें शामिल नहीं होंगे, और या यूं कहिए हम किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में औपचारिक तौर पर शामिल नहीं होंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देके उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं कर दी जाती। ये समझ लीजिए, ये क्लियर कट मैसेज है अखिलेश यादव का, अनॉयड अखिलेश यादव का कांग्रेस को। सारे काम छोड़िए, पहले सीटों का बंटवारा करिए, उसके बाद बात करेंगे कि कौन से कार्यक्रम में जाना है और कौन से कार्यक्रम में आना है, कौन सी यात्रा कहाँ जानी है। कांग्रेस 11 दिन घूमेगी राहुल गांधी को लेकर यहां उत्तर प्रदेश में,
लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि ना, पहले सीटें बांटो, हम भी तो देखें। हाथ वाले हाथी को इशारा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है साइकिल वाले बिदकेंगे, नाराज होंगे। बिदकने, नाराज होने, कटाक्ष करने, तंज करने और अविश्वास से भरे ये तीन कोण हैं विपक्ष के, कांग्रेस, सपा और बसपा। तीनों अलग अलग दिशाओं में अभी चल रहे हैं। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि 100 दिन बचे हैं चुनाव में, और 100 दिन जब बचे हैं चुनाव में तो तीनों विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं। वो सब एक दिशा में आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे तो भरोसा कितना करेंगे एक दूसरे पर। चूंकि अखिलेश यादव ये भी सवाल पूछते हैं कि मायावती को जो लोग गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, वो हमको ये बताएं कि मायावती चुनाव के बाद गठबंधन में बनी रहेंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये वो बयान है जिसने यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में कहा कि चुनाव बाद उनकी गारंटी कौन लेगा। क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? विपक्ष के इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने के कयास और अटकलों के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया था। अब अखिलेश यादव ने मायावती के भरोसे पर सवाल उठाया तो बहन जी भला कैसे चुप रहती। मायावती ने कहा कि तंज से पहले अपने गिरेबान में झांक लें। अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। इतना ही नहीं, मायावती ने मुलायम सिंह और पीएम मोदी की मुलाकात के अलावा जीत के आशीर्वाद का भी जिक्र कर दिया। तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। रविवार को राजनीतिक गलियारों में मची हलचल के बाद सोमवार की सुबह भी बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया के जरिए सपा पर सिलसिलेवार तरीके से निशाना साधा। दलित विरोधी आरोपों के अलावा गेस्ट हाउस कांड, बीएसपी ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने पर भी रौद्र रूप में दिखी बहन जी। वहीं अनहोनी की आशंका जताते हुए ऑफिस के लिए सुरक्षित जगह की अपील की मायावती ने। वहीं मौके की इस नजाकत पर बीजेपी कह रही है, हमने तो पहले ही कहा था। बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है। वार पलटवार के संग्राम में अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया। बसपा के पुल वाले बयान पर कहा कि बीजेपी के पास बुलडोजर की क्या कमी है। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। बहरहाल सियासी गलियारों में बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। यूपी कांग्रेस प्रभारी ने भी इसके संकेत भी दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया वाली बैठक में इस सवाल को भी उठा चुकी है।
ऐसे में अब बसपा और समाजवादी पार्टी में शुरू हुए शीत युद्ध पर सवाल यह है कि मायावती और अखिलेश यादव में तो बढ़ गया कलेश। अब क्या करेगी कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में 3 ध्रुव, भाजपा के खिलाफ 3 पार्टियां और तीनों अलग अलग दिशाओं में घोड़े दौड़ा रहे और लोकसभा चुनाव में दिन बचे कुल 100। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। प्रशांत पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। आशीष चतुर्वेदी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, हिलाल नकवी साहब का बहुत स्वागत है। नवेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नवेद जी का बहुत बहुत स्वागत। नवेद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बड़ा विकट स्थिति हो गई। अच्छा, ऐसी हमने भी नहीं सोची थी। तू में होगी ये तो हम जानते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इस कदर तू में हो जाएगी। मुझे लगा था कि चेले लड़ेंगे, क्या शागिर्दों की लड़ाई होगी। यहां उस्तादों ने मोर्चा संभाल लिया, धै तेरे की। इधर से अखिलेश यादव, उधर से खुद बहन जी, और कांग्रेस से अविनाश पांडे। और दिन बचे 100। जब जान माल का खतरा तक मामला आ गया और गिरेबान में झांकने की बात आ गई और बुलडोजर भी आ गया और कांग्रेस ने चौराहे पर खड़े होकर कह दिया कि हां, हम लोग मायावती जी के संपर्क में हैं, तो इसके बाद अब और क्या बचता है जो देखना है या देखा जा सकता है? सर, ये मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भाग्य है और वो भाजपा बहुत भाग्यशाली है। उनके पास राम भी है, उनके पास भाग्य भी है और उनके पास गिनाने के लिए काम भी है। चाहे वो मोदी सरकार के काम हो, चाहे योगी सरकार के हो, उनके पास राम भक्ति भी है उनके पास में। ये दुर्भाग्य, विपक्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगातार एक धारावाहिक के तौर पर झगड़े चल रहे हैं। कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त झगड़ा चला, उसके बाद वो थमा ही नहीं था कि बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ये माहौल पैदा हो गया। मुझे लगता है कि ये स्थिति वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश जहां बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, यहां पर अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से लड़ता तो ये कहा जा सकता था कि भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अभी जो वाद विवाद चल रहा है, इससे ये तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा अलग होगी या बसपा अलग होगी। और अगर बाइपोलर चुनाव में आमने सामने लड़ाई में कोई तीसरी ताकत सामने आ जाती है, चाहे वो तीसरी ताकत के तौर पे समाजवादी पार्टी हो जी के तौर पर बसपा हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें निकाल दे तो कोई ताजुब नहीं है, और कांग्रेस सपा बसपा 0 पे आ जाए तो कोई ताजुब नहीं है। ये सारी बातें आम इंसान भी समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा कोई नहीं समझ रहा है। ये आश्चर्य का विषय है। मुझे नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस ने भी ये बचकानी बातें की हैं, बसपा ने भी की है, समाजवादी पार्टी ने भी की है, और सबको पता है कि अगली सरकार, मोदी सरकार जो आएगी तो अच्छे खासे बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे और कई पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अरे नावेद भाई, मैं उस हिलाल नकवी साहब के पास आऊँगा तो उनसे पूछूंगा। नकवी साहब हमारे बहुत दशकों पुराने मित्र भी हैं, लेकिन आपने जो बात कही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस पर मैं कुछ अपनी बुद्धि से प्रकाश डालने की धृष्टता करता हूँ। मेरी समझ में अभी आ रहा, ये जितने तीनों खिलाड़ी हैं ना मैदान में, अब ये कोशिश करेंगे कि भाई हमारी 1-1, 2-2 निकल जाए, उन पर रहम करो, क्या बाकी जो आप बताओ वैसे हो जाएगा क्या? अब लड़ाई उस मोड़ पर आ गई, अब कुछ दबा छुपा थोड़ी नहीं रहा। ये फकरुल हसन और मलूक नागर लड़ रहे होते तो मैं दूसरी बात कहता। अखिलेश यादव और मायावती लड़ रहे हैं भाई, इनसे बड़ा नेता तो है ही नहीं इनकी पार्टी में। ब्रह्मा विष्णु महेश, अब वो इसके अलावा क्या लाएंगे? और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अगर नहीं है तो अविनाश पांडे बड़े नेता हैं, उनने भी सोच समझ के चिंगारी भड़काई है, वरना इस कड़ाके की ठंड में यह बात माइक पर बोलने की क्या जरूरत थी कि बसपा से संपर्क में है? नहीं, बौरे तो है नहीं अविनाश पांडे, पुराने आदमी है। खैर नकवी साहब, कौन किसके मजे ले रहा है? आप सपा बसपा के मजे ले रहे हैं या सपा बसपा मिलके कांग्रेस के मजे ले रहे हैं? क्या समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मजे तो चल रहे हैं, क्योंकि ये बात तो कोई समझ ही नहीं सकता कि हमारे कुछ नेता मायावती जी के साथ संपर्क में हैं। ये बात माइक पर बोलने की होती है क्या? और ये बात अविनाश पांडे ना जानते हो, ये तो नहीं मान सकता। कोई नया
रंगरूट हो राजनीति का वो ना जाने समझ में आता है। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, अमिताभ भाई देखिए, आज की जो इंडिया गठबंधन है उसकी सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है और समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ रहा है। आज की तारीख की ये भी एक सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसमें भी किसी तरह की कोई शक नहीं। रही बात इसकी कि कांग्रेस के कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में है, अगर ये अविनाश पांडे जी ने ये बयान दिया है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा ये अकेले कांग्रेस नहीं तय करेगी। इंडिया गठबंधन के जो जितने भी घटक दल के नेता हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर के जो ये बात है वो तय करेंगे, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है वो इसका फैसला नहीं लेगी। ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। बातचीत चलना आपस में किसी प्रकार का कोई अगर यहाँ के नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में है, इससे ये कदापि स्थापित नहीं होता है कि कांग्रेस में और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हो जाएगा और इंडिया के गठबंधन को कांग्रेस छोड़ देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं स्थापित होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हम समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे और बिना समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के अन्य घटकों को साथ में लिए हुए उनको पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए हम किसी प्रकार का कोई निर्णय लेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो इस वजह से ये जो भी बातें हो रही है, जो भी कहा जा रहा है, जो भी है, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से हमारे किस प्रकार के संबंध है ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस इसका एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अभी तक की उसका हिस्सा नहीं है। तो इसलिए इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में कोई झंझट है, कोई झगड़ा है, कोई आपस में खींचतान है, ये बात कहीं से भी नहीं स्थापित है। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है अमिताभ भाई, बस 5 सेकंड का जी 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 जी। दूसरी आपने एक महत्वपूर्ण बात की कही कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि ये कांग्रेस का एक यात्रा है, उसके नाम शामिल होंगे या नहीं होंगे ये बाद में तय होगा। पहले ये तय हो जाए कि हमारे उनके बीच में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि जो इंडिया घटक के लोग हैं उनमें आपस में सीटों का बंटवारा किस तरह हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब ये यात्रा हम सबकी यात्रा हो जाएगी। अभी ये कांग्रेस की यात्रा है और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि अभी ये कांग्रेस की यात्रा है। इसमें अभी तक की जो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को हम निश्चित रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है, आपने पूरी बात रखी। कांग्रेस मजबूत होगी इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल ठीक बात है। ज़्यादा मजबूत हो जाने के अलग अलग ये जो कोशिशें हैं ना, इसी से तो जो कुछ बची पूंजी वो भी लुटी जा रही है। मसला ये है अखिलेश यादव को आप लोग वहाँ तक अवॉइड कर देंगे, ये सब बातें बड़ी टेक्निकल है, सैद्धांतिक बातें हैं कि देखिए इंडियन अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता और सब लोग बैठेंगे और फिर मीटिंग होगी, अजय राय भी आएंगे, लल्लू जी भी आएंगे और शिवपाल जी भी आएंगे, राम गोपाल, ये कुछ नहीं। अखिलेश यादव ही तय करेंगे उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहना है कि नहीं रहना कांग्रेस के साथ, हम रखेंगे कि नहीं। ठीक, ये जान लीजिए, बिल्कुल मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूं, बाकी सब ये थ्योरी है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। क्या आप ये बात जब पब्लिक में माइक पर बोलने की मैं आज तक जरूरत ही नहीं समझ पाया कि मायावती जी के साथ हम संपर्क में हैं। जब पिछली ही बैठक में अखिलेश यादव ये पूछ गए थे खड़गे से कि मायावती से कोई लेना देना है क्या, तो बोले नहीं। ये सुन लीजिए, तब कहा गया अखिलेश यादव को, क्या कहा गया, ये कहा गया कि ये सब अखबार वाले टीवी वाले फैलाते हैं। अच्छा जी, अखिलेश यादव मान लिए। लेकिन कल जब अविनाश पांडे बोले आकर तो अखिलेश यादव का नाराज होना जायज है, स्वाभाविक है, वाजिब है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि सब टीवी वाले फैला रहे हैं, मायावती के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं, सीधा या गैर, और फिर अविनाश पांडे आके प्रकट होते हैं, वो कहते नहीं नहीं हम लोगों का तो बड़ा पुराना रिश्ता है बहन जी से, हम तो खिचड़ी खाएंगे बहन जी के यहां जाके। तो भाई साहब बौरा थोड़ी ना सपा समाजवादी पार्टी वाले, वो भी जानते हैं कि कहां खेल क्या हो रखा है। आशीष चतुर्वेदी जी, किसका फायदा, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का? लेकिन इतना तय हो गया, मैं नावेद शिकोह के उस वर्जन से सहमत हूं, उतने वर्जन से
कि भाजपा के प्रचंड वेग से लड़ने लायक कोई नहीं रहोगे क्या? 100 दिन में वो गति हो जाएगी क्या? ऐसे अंतर विरोधों में फंस जाओगे जिसके कोई मतलब आपको लड़ना किससे है? अगर मैं केसी त्यागी के शब्दों का इस्तेमाल करूं, वो भी आपकी बिरादरी के हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, वो कह रहे मुझे डर लग रहा है, डर भाजपा की चुनावी तैयारियों को और उसके पराक्रम को देखकर, और इधर हमारे यहां ये जुज्जू कटा जुज्जू मचा है। केसी त्यागी कह रहे मैं भी समझ रहा कि इधर रामलला की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई और उधर मामला साफ। आशीष जी, जो अभी जितना घटनाक्रम जो हुआ है और थोड़ा सा मैं उसमें और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले, अगर वो वाकई में मेहनत जो कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत जो है वो अपने पार्टी के नेताओं पे ध्यान दें कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो अगर वही चीज साध लेंगे तो कम से कम 50 सीट तो आगे बढ़ जाए। ये एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये जो बयान कांग्रेस के कुछ नेता दे देते हैं बेवजह, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से न किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जब आपको अनर्गल बयान देते जिससे न केवल कांग्रेस को कोई फायदा, कांग्रेस को भी नुकसान होता है और जो कांग्रेस के साथ है उसको भी नुकसान होता है। इतनी राजनीतिक परिपक्वता, इतनी मेजॉरिटी होनी चाहिए उनके नेताओं को कि क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना। इतनी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। और ये जब उनकी सरकार थी, मैं तब से देख रहा हूं कि अगर आप उस पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो आप चुनाव जीतना तो दूर की बात है, आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे कि जैसा होता जा रहा है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अच्छा मान लो उनको गंवाने को क्या है भैया आशीष बाबू, उनको अस्तित्व में बचाने को क्या बचा है? मैं उसी पे आ ही रहा था, मैं उसी पे आ रहा था कि अभी जिन दो लोगों ने कहा वो नागा स्वामी हो गए। अरे भैया वो नागा स्वामी हो गए, उनका अब क्या बचा? अब उनका क्या बिगाड़ोगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि बसपा और कांग्रेस के विधायक मिला के शायद 3 विधायक हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 या 4 हैं जहां तक करीब 3 या 4 विधायक टोटल, और आप आपस में संबंध में हैं। और ये कौन सा दिमाग लगाया कि एक पार्टी जिसके पास 126 विधायक है आप उसके साथ हो, और आप जिसके पास विधायक ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ है ही नहीं, वजूद नहीं, उसके साथ अपने गठबंधन की और अपने जो है नहीं। अच्छा एक प्रश्न, क्या कांग्रेस, आप मैं ऐसी भाषा पूछूंगा सवाल जिसमें सिद्धांत कम हो, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो, मेरा दर्शक समझ पाए, क्या आप समाजवादी पार्टी को कभी ऐसा लगता अंधेरे उजेरे कि कांग्रेस मजे ले रही है हमारे? मुझे लगता है कि मजे नहीं, वो भी अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नेता हैं उनकी लुटिया डुबोने में उन्हीं के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है, जो वो बोल देते हैं। ठीक बात। अब सवाल बहुत से नेता हैं। ठीक बात। मैं प्रशांत पटेल जी के पास चलूंगा, लेकिन नावेश शिको के पास जब दोबारा मैं आऊंगा तो अब सवाल अभी ड्रॉप कर दे, तो तब मैं नावेश शिको आपसे सवाल पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में कितने सुपारी किलर? क्या सब तरफ सुपारी सुपारी दिख रही है क्या? कौन किसका काम लगा रहा है यही नहीं पता लग रहा अभी तो, और सब एक दूसरे को बता रहे भैया बोले वो तो सुपारी वाले हैं क्या? तो जरा मुंह खोल खोल चेक करो किस किस के मुंह में सुपारी है क्या? अगली बार आएंगे तो समझेंगे आपके। प्रशांत पटेल जी, नावेश शिको ने शुरुआत में जो बात कही, उनने कहा भाई राम भी हैं, मुकद्दर भी है, पार्टी भी काम कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। बोले अब क्या है, अब तो यही है कि भैया 80 में 80 जीत लो, क्योंकि इधर विपक्ष में तो जो थोड़ी बहुत संभावना बनती है, 10-15 दिन की संभावना पकती है, फिर कोई खड़ा होता है और पूरी पतीली लाके उलट देता है चौराहे पे, फिर दोबारा चूल्हा जलाओ, पानी गर्म करो। प्रधान जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए हम लोग जब ये इंडिया अलायंस की जब से बात हुई, जब इनकी पहली बैठक हुई, तब से हम कह रहे हैं कि ये अलायंस जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है। सब जो है जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां, उनका प्रादुर्भाव कहीं न कहीं कांग्रेस विरोध के आधार पर ही इन सारी पार्टियों का जन्म हुआ है, और उनका वोट बैंक भी कहीं न कहीं सब पार्टियों का एक ही है। तो अगर साथ लड़ते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे को वोट को ही काटेंगे, ना तो कांग्रेस उनको बहुत अधिक छूट दे सकती है, ना क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को अपने जहां जिन जिन राज्यों में मजबूत है उनको बहुत स्पेस दे सकती है।
तो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें 3 राज्यों में जहां गठबंधन के प्रयास किए गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो हमने देख लिया कि कहीं कोई गठबंधन की बात नहीं हुई। और मुझे तो समझ नहीं आता कि 3-4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, क्या उसका कहीं कोई आउटकम निकला? ये लोग स्वयं अपनी बात करते हैं। पहले एक इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला कि फला 11 एंकर का हम बहिष्कार करेंगे। उसके बाद इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता फिर उनकी डिबेट्स में बैठने लगे, इनके मुख्यमंत्री उन्हीं एंकर को इंटरव्यू देने लगे। फिर इसके बाद बात हुई कि हम 3 दिसंबर के बाद हम सीट शेयरिंग कर लेंगे 31 दिसंबर तक। आज 8 तारीख हो गई, 8 जनवरी हो गई। तो मैं स्वयं इसमें आश्चर्यचकित हूँ, आज तक 4 बैठकें हुई, कोई बता दे कि भाई उसका आउटकम आकर के क्या निकला है। आज की डेट में भी धरातल पर कहीं कोई अलायंस नाम की तो चीज है नहीं। भाई बातें भले हो जाए, बैठक हो जाए, अब वहां पे जाते हैं अमिताभ जी, मतलब हास्यास्पद बात है कि वहां जाके कहते भी इस बार चाय खाली मिली, समोसा नहीं मिला। तो जब अलायंस पार्टनर्स का खाली इतना उद्देश्य है कि वहां चाय मिल रही, समोसा नहीं मिल रहा है, या समोसा भी मिलना चाहिए, तो बैठक का मुझे लगता है इतना ही आउटकम आ रहा है कि समोसा मिल रही है, चाय मिल रहा है। आगे उस पर धरातल पे क्या बात होनी है, वो उस तरह की कहीं कोई बात नहीं। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो वो तो दोनों देखिए बेमेल पार्टियां हैं, और दोनों का जो स्थापना से लेके उनका दोनों का विरोध रहा है, एक दूसरे की दुश्मनी जैसी स्थिति रही है। 19 में भी गठबंधन हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी को बसपा को वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी 5 में से 5 सीटों पर रही, बसपा और से 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। और बसपा का जो कोर वोटर है, कहीं ना कहीं उसका जो नीचे से उनका जो संघर्ष समाजवादी पार्टी के कोर वोटर से, कार्यकर्ताओं से रहा है, और वो चीज 19 के चुनाव में भी दिखी। अच्छा प्रशांत जी, एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है। अचानक से भाजपा ने भी देखा कि भाई हर स्वाभाविक है, जो भी प्रतिस्पर्धी पार्टी है वो निगाह खोल के रखती, काला चश्मा लगा के थोड़ी राजनीति करता, कोई बिल्डिंग वाला चश्मा लगा के दिखे नहीं। उसने कहा मामला गर्म है, उन्होंने तुरंत कहा कि बहन जी की सुरक्षा सर्वोपरि है। केशव प्रसाद जी ने कहा हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, बड़ी नेता है, बड़ी पार्टी है, और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि वो जो पुल है वो ही डिसमेंटल हो जाए तो बहन जी गदगद, उनको क्या चाहिए, बाकी सीटें तो ऐसे भी नहीं जीतनी, वैसे भी नहीं जीतनी, नहीं तो आप और थोड़ा सा होलिका दहन कर दो, बोले आप फूंक दो ताकि लपट और तेज जाए। या बहन जी ने कहा भाई दूसरा ऑफिस दे दो कोई बढ़िया। देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है आज के समय में, और मैं समझता हूं कि अगर मायावती जी गंभीर बातें करती, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई इस तरह की हास्यास्पद बातें कभी की हो, जब भी बातें करती गंभीर बातें करती हैं। अगर उन्होंने सुरक्षा कंसर्न उठाया तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने बात समझी है, उसको कंसर्न को देखेंगे, अगर उचित लगेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सरकार उस विषय को देखेगी, उन्होंने जो विषय उठाया है। मैं समझ गया। अब मेरी भविष्यवाणी लिख लो नावेद जी, लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ का सबसे भव्यतम स्थान जो होगा वो बसपा को कार्यालय के लिए मिल जाएगा। क्या जब शिवपाल चाचा को इतना बड़ी कोठी मिल गई मायावती वाली, क्या वो तो बाद में शिवपाल जी ने वचन पूरा नहीं किया तो फिर उन्हें छीन ली। बोले है जो कह के आए थे सो को किया नहीं, कहे थे कि जलेबी छानेंगे, जलेबी छानी नहीं, गुलगुले बना दिए, हटाओ चलो। लेकिन ऐसा मेरा मन कह रहा है कि बहन जी को बढ़िया स्थान मिलने वाला। मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं नावेद जी को। और दूसरी बात आपसे, दूसरा सवाल ये था कौन किसका सुपारी किलर, और तीसरा सवाल, तीनों के खटाखट उत्तर दे देना। कांग्रेस में अविनाश पांडे ने कहा कि भाई हम और अजय राय और प्रमोद तिवारी और पन्नालाल पूनिया सब लोग जाके 15 तारीख को 9:15 पर मकर में सूर्य आएंगे और 9:16 पे हम कपड़े उतार के सरयू में कूद जाएंगे, क्या, और नहाने के बाद दौड़ के हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी के बाद रामलला। मैं समझ रहा हूं कि अविनाश पांडे और अजय राय के नहाने से मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी कूदे 9:15 पर सरयू में और फिर त्रिपुंड लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमानगढ़ी से रामलला को जाएं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो शायद कुछ मामला बने। नवेशी को जी बिल्कुल, देखिए आपने जो पहला सवाल किया था ये बिल्कुल बात सही है कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे 10 बार कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है, वो बी टीम है। लगातार उन्होंने बयान दिया, चुनावी सभा में कहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने बसपा को कहा कि वो बी टीम है, और बसपा ने आज कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो
भाजपा के लिए काम करती है और प्रमाण भी दिए। उन्होंने 2-3 के आशीर्वाद दिया था, उसके बाद जो रिश्ता बना हुआ नजर आता है वो योगी जी से अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी ही लगातार मिलने गए, हम तो नहीं गए। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही, तो यानी एक दूसरे को भाजपा की ताकत बता रहे हैं और लड़ नहीं रहे हैं। इसको थोड़ी सी हल्की जबान में कह सकते हैं, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। लगातार एक सर्किल बना हुआ है और एक दूसरे को काटने जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक है इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी बात यह कि अभी मेजर चतुर्वेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और उनको इस बात की ताकीद करना चाहिए, इस बात के लिए एक अनुशासन पैदा करना चाहिए कि उनके नेता जो समझ में आ रहा है कह रहे हैं और वो यात्राओं में और टी शर्ट पहन के वो जाड़े में दौड़ने की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन मौका इस बात का है कि भाई एक मिनट नावेद भाई एक मिनट, कई बार ऐसा होता आदमी चुप इज्जत बचाए बैठा होता है। आप लोग उसकी इज्जत, मान लो राहुल गांधी ताकीद कर दें और फिर आदमी नहीं माने तो क्या कर लेंगे? ताकीद उसकी मानी जाती है जो इंदिरा गांधी है। सुन लो भैया, जो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, क्या राहुल गांधी ताकीद नहीं हम करें, पूरी चिट्ठी लिख के भेज दे, क्या फिर क्या बिगाड़ लेंगे? नवजोत सिद्धू क्या बिगाड़ लिया? वहां सचिन पायलट भी ताल ठोकते रहे, गहलोत भी, दोनों ने सरकार गंवा दी, राहुल गांधी की नहीं मानी। भूपेश बघेल और सिंहदेव ने सरकार गंवा दी लेकिन राहुल गांधी की नहीं मानी। तो राहुल गांधी मान लीजिए ताकीद कर भी दे, छत पे खड़े होकर ताकीद कर दे, तो क्या होगा? ये पुराने चावल मानेंगे उनकी बात? कांग्रेस में कमांड में कुछ नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है राहुल गांधी की, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यही बात समाज, ये मेजर चतुर्वेदी नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि यही बात तो अखिलेश यादव के साथ लागू हो रही है। अखिलेश यादव बेलगाम है, उनके लोग, वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव के प्रवक्ता कहते हैं राहुल गांधी मंदबुद्धि है। कहां संभाल पाए अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के एक प्रभावशाली मौर्य जी कहते हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राममय माहौल है, हिंदुत्व का झंडा पूरे तरीके से पूरा लहरा रहा है, ऐसे में वो हिंदुत्व के सामने और राम जी के नाम सामने सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से बेचारे हैं उसी तरह से बेचारे राहुल ये आपके अखिलेश यादव है, क्योंकि वो अपने मौर्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, फखरुल हसन को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो छोटे प्रवक्ता है वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पे लड़ेंगे। तो साहब आप कैसे कह सकते हो? वो बेचारे हैं तो आपके नेता में तो बेचारे हैं, और चारों तरफ से इस तरह के बाणे चल रहे हैं। मेन चीज यह है कि जो एक उम्मीद थी कि जब सब मिल जाएंगे, और एक आशा थी 15 तारीख 14 तारीख को बहन जी भी आ जाएंगी, तो कहा जा रहा था कि सब लोग मिलके भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अब यह तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा नहीं रहेगी, बसपा नहीं रहेगी। ऐसे में मैं बार बार कह रहा हूं कि तीसरी ताकत अगर अलग हो गई वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, और बसपा फायदेमंद इसलिए साबित होगी क्योंकि वो कहीं बाहर से अगर लड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन भाजपा से मुकाबला। आज मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा 5 सेकंड में। मैं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में बैठा था, उसमें करीब 7-8 जो साथी बैठे थे उसमें सब मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि भाजपा को टक्कर गठबंधन दे दे, लेकिन ये तू मैं हर समय कर रहे हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। तो भैया हम लोग क्यों अछूत बने रहे भारतीय जनता पार्टी के? हम लोग भाजपा को वोट दे देंगे। जब आप आपस में सामंजस्य, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं कि भाजपा को जिताने की मोहर लगा रहे हैं बार बार कि भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, तो हम आपको वोट क्यों दें? हम वोट दे देते हैं, हमें पूरे 5 साल तक डर लगता है कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए। ठीक है नवीन भाई, लेकिन अब वो इसीलिए ठीक, अब वो शायद इस अपने लिए सौभाग्य मांगने के लिए ही कांग्रेस वालों ने कहा कि हम 15 तारीख को 9:15 में सरयू कूद जाएंगे कपड़े उतार के। अब देखो क्या होता है, गुप्तार घाट पर कूदते हैं कि कहाँ कूदते हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा क्या स्थिति बनती है। नहीं, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई एतराज नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि किसी छोटे नेता से काम नहीं चलेगा, और राहुल गांधी जी की वो विरासत है, इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस के कई नेता ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये शुभ अवसर जो आया उसमें कांग्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जाहिर सी बात है, ताला खुलने से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये उसको श्रेय जाता है। तो अगर श्रेय उनके पिताजी ने ये मौका दिया है तो उनको जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई उससे नुकसान भी नहीं होगा। जरूर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी वोटर जो है उनके करीब आ सकते हैं। मुझे लगता है वो हिम्मत उनको दिखाना चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी दिखाना चाहिए, और बिल्कुल भी जो पूरे देश में माहौल है, जो उत्तर प्रदेश में माहौल है, और उनको अगर ये लगता है कि उनसे माइनॉरिटी वोट कट जाएगा, तो माइनॉरिटी वोट से कहां 2 सीटें नहीं निकल पाती है। पूरे देश ने 9 साल में देख लिया है, जिनकी जो लपक रहे हैं वो हिंदू वोटर्स के साथ में, तो उन सबको जाना चाहिए मुझे लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटा नेता जाए तो जाए, वो तो ऑडियंस के, तो उसको तो शायद मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष
जाते हैं या राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता जाते हैं अगर राम मंदिर, तो मुझे लगता है अच्छा संदेश जाएगा। जी ठीक बात। नकवी साहब, कई बार वोटर के मन में सवाल होता है, हम हो सकता है थोड़ा वोटर से ज़्यादा राजनीतिक लोगों के नज़दीक रहते हैं तो ज़्यादा उठापटक नज़दीक, लेकिन जो वोटर समझ रहा है वो अक्सर पूछता है, जैसे नावेद भाई ने कहा वैसे ही मैं कहता हूँ कि पूछता है भैया ये लड़ना भी चाहते हैं क्या, ये झुट्टे मुट्ठ खेल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया यूपी में नीचे कि कांग्रेसी बसपाई सपाई लड़ना भी चाहते हैं भाजपा से कि नहीं, जनता ये पूछ रही है। और उस जब पूछो कि ऐसा क्यों कह रहे हो तो वो 10 उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण अकाट्य होते हैं। क्या वो कहते हैं एक दूसरे का कपार फोड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये सब मिलके लड़ रहे हैं। अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं होता है। वो 10 क्लिंचिंग एविडेंस रखते हैं कम पढ़े लिखे लोग भी। क्या अखिलेश ये बोले, राहुल ये बोले, मायावती ये बोली, और उनके यहां ऐसे, उनके यहां ऐसे, उनके यहां ऐसे। बोले कैसे निपटेगी बात नकवी साहब? जी अमिताभ भाई, ये इत्तेफाक है अपना अपना। हमसे जिन लोगों की भेंट होती है वो ये कहते हैं कि जब राजभर और योगी साथ में आ सकते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं साथ में आ सकते? जी। वो राजभर जिन्होंने योगी जी को भर भर गालियां दी थी और आज देखिए उनके साथ है। जब संजय निषाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, और संजय निषाद जिन्होंने रामचंद्र जी के लिए क्या नहीं कहा ये हम और आप सब जानते हैं, इसको दोबारा नहीं कहना चाहिए, और वो साथ में आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आप लोगों में तो इतना मतभेद भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग साथ में आ जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा है, नया जूता है काटेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो ये तो अमिताभ भाई आप किससे मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कौन किस चीज को कैसे देखती है, पहली बात। दूसरी बात रही बात ये कि राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी अमिताभ भाई अपना अपना नजरिया है। अगर इसको वोट बैंक के नजरिए से देखा जाए कि वोट बैंक के ऊपर इसके पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि राहुल जी के जाने से किसी प्रकार का कोई भी वोटर नाराज हो जाएगा इस बात से कि राहुल जी क्यों गए। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपने आप में चीज स्थापित हो गई है कि वो राम मंदिर है, कानूनन स्थापित हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक मिला है, न्याय मिला है, और उस न्याय के द्वारा स्थापित हुई है। और जो अल्पसंख्यक लोग लड़ रहे थे उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी से उसको स्वीकार किया, और करना भी चाहिए था। जब आप कोर्ट चले गए, आपने कहा कि नहीं आप पंचायत कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो मानेंगे, वो आ गया ना फैसला और बांध दिया गया, और खुशी खुशी जो है वो चीजें बढ़ रही हैं। तो ये सोचना कि आज की तारीख में अगर राहुल जी जो है वो मंदिर चले जाएंगे तो उसकी वजह से कोई वोटर उनकी तरफ आ जाएगा, या अगर नहीं जाएंगे तो उसकी वजह से कोई वोटर उनसे नाराज हो जाएगा, तो भारत की राजनीति जो है वो किसी एक मुद्दे पे चलती है, ऐसा ना हम मानते और ना ही कोई भी वो व्यक्ति जो राजनीति को जानता है वो जानता है। इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ एक मुद्दे पे चलती होती तो 90 से लेकर के 2004 तक की 14 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को, और 14 साल में उनको कभी कोई सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मुद्दा था। आज उनके पास मुद्दे ज्यादा है, आज वो काम कर जिस तरह से कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सही गलत सच झूठ, ये तो देखिए हम और आप कह सकते हैं, जनता किसको क्या देखती है वो। ठीक है, तो हिलाल भाई मतलब हम संकेत ये माने, एक मिनट ठीक है आगे बात, मैं संकेत ये मानूं कि 15 तारीख को 9:30 बजे का जो टाइम अविनाश पांडे ने दिया है, और उन्होंने कहा हम अजय राय और प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया, ये 4 नाम उन्होंने लिए, लल्लू सिंह का भी लेना चाहिए था, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया लेकिन उन्होंने नहीं लिया। खैर, तो हम माने उसमें राहुल गांधी अगुवाई करेंगे और 9:30 बजे छप से सरयू में, ये नहीं? हम अमिताभ भाई ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, तब ठीक, पूरी तरह से हाँ, ये मौसम पर निर्भर करेगा, तबियत कैसी है वो उनकी अपनी धार्मिक आस्था है, कितनी ठंड है, क्या स्थिति पर वहां जा रहे हैं, और जहां जाने का हर एक को अधिकार है, इसके लिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है हिलाल भाई, ठीक, बिल्कुल 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 मनोहर जोशी जी बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, और ना ही हमको जो है किसी शंकराचार्य जी से परमिशन लेनी और ना मोदी जी जी, बिल्कुल ठीक भैया, बिल्कुल ठीक। बिना परमिशन तो पांडे ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग जाएंगे और छप से 9:30 बजे कूद पड़ेंगे सरयू में, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हिलाल नकवी जी ने एक बात कही, कई बार हम लोग बेमेल तुलना कर देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर मुझे उस तुलना को ठीक करने के लिए कड़वा बोलना पड़ता है, उससे कुछ मित्र नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम नकवी साहब भाई जैसे बुद्धिमान लोग मुझे फंसा देते हैं, और मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर ना बोलूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं।
उन्होंने तुलना की अखिलेश यादव और मायावती, दो चेहरे हैं, दो पार्टियां हैं। आपके पास आऊंगा भैया कर्नल साहब। और उन्होंने कहा ऐसे ही भाजपा के पास राजभर और क्या नाम दूसरा संजय निषाद। मुझसे क्यों बुलवाते हो भाई? राजभर और संजय निषाद और अखिलेश यादव और मायावती बराबर है? गजब करते हो यार, किस स्कूल की बात कर रहे हो? उनको एक सीट दे दे वो चू नहीं कर सकते, दो दे दे तो चू नहीं कर सकते, और कहे कोई सीट नहीं मिलेगी चुप बैठो तो चुप बैठेंगे। हमसे पूछो, आप अखिलेश यादव को डिक्टेट कर सकते हैं? यूपी में अखिलेश यादव आपको डिक्टेट करेंगे, लिख के रख लो, चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होना है तो अखिलेश यादव की ही शर्तों पर होगा। ठीक, क्या राजभर ये क्लेम कर सकते हैं? क्या निषाद ये क्लेम कर सकते हैं? क्या आशीष पटेल ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं ना। ये तुलना ही बेमानी है यार। ये कौन सी तुलना है? कोई मतलब है? द्वारे द्वारे डोल रहे भैया कुछ दे दो हमको, गजक ना सही रेवड़ी दे दो, कुछ तो लाओ। है कौन रंगबाजी कर रहा है? कौन मुंह छेट रहा है? लेकिन मायावती से वैसा हो सकता है क्या? मायावती ने बात कहां से शुरू कराई? मलूक नागर से क्या कहलवाया? उन्होंने कहा कांग्रेस माफी मांगे दोनों हाथ जोड़ के पुराने पापों की, जो बसपा के साथ उसने गलतियां की, और फिर आदर के साथ बहन कुमारी मायावती जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे तो संभवतः बड़े मन दिखाते हुए बहन जी इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं। ये क्या नाम उनका, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो बोल नहीं सकते ना कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो। वो तो इतने में संतुष्ट है, एमएलसी मिल जाए ना दे तो भी ठीक है, चलो बने हैं, हम भी एक कोने में बैठे हैं, ठीक है, ठंडे में। इसलिए ऐसी तुलना ठीक नहीं। ये तुलना मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का अपमान हो जाता मित्र। वो बड़े नेता हैं, 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं। आप संजय निषाद बता रहे, क्या राय संजय निषाद? कौन है संजय निषाद? आप गलत बात कर रहे हैं नकवी साहब। मायावती का एक दौर मैंने देखा, जिसके माथे तिलक लगा दिया वो एमपी हो गया, और जिसको आशीर्वाद दे दिया वो एमएलए हो गया 15 दिन में। नावेद गलत बोल रहा हूं क्या? 15 दिन में लोग एमपी और एमएलए बना दिए मायावती ने। आप बता रहे हो राजभर और निषाद? कोई मतलब है यार? ऐसा भी नहीं करो, ये तुलना ठीक नहीं। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी क्या समझ में, ठीक है नकवी भाई आएंगे आप। आशीष भाई क्या समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि मिलके लड़ने लायक लक्षण तो नहीं। दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है कि एकता है और अखंडता है, लेकिन लक्षण तो ठीक नहीं भाई। क्या जब मैंने क्या कहा, फकरुल और मलूक नागर लड़ रहे होते मैं बहस नहीं लाता। आपने कभी देखा मैं फकरुल और मलूक नागर पर बहस करने आया? नहीं। जब मायावती और अखिलेश यादव लड़ रहे हैं तो उससे ऊपर तो लड़ने वाला कोई है ही नहीं। फिर बाइडन थोड़ी ना आएंगे उत्तर प्रदेश में लड़ने, तू मैं करने। अब उनके बाद कौन? आशीष जी देखिए, मायावती जी अचानक बहुत ज्यादा जो है वो गठबंधन में आने का प्रयास कर रही हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रयास बहुत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर कांग्रेस ही खुद कह रहे हैं कि बहन जी बड़ी नेता है और हम लोग उनके संपर्क में हैं। ये कांग्रेस की चूक है। जो मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ये समझना चाहिए कि आपको करना क्या है, बोलना क्या है। हमने देखा था कि जब वहां गठबंधन हुआ था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब कांग्रेस ने ये बयान दिया था कि विधायकियों में जो है ये गठबंधन नहीं है और सांसदी का जब चुनाव आएगा तो उसमें गठबंधन है। तो ये समझना चाहिए कि दोनों चुनाव में मात्र 5 महीने का अंतर था, तो हम और आप अभी लड़ लें और 5 महीने बाद हम ही एक दूसरे का प्रचार करें, ये संभव नहीं होता है। तो बुनियाद आपने जब वहां रखी थी तो वो उसका वही गड़बड़ हो गया था। उस चीज को तभी एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा भी था कि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट आपको विधायकी में भी करना चाहिए, लेकिन शायद तब कांग्रेस के जो वहां के नेता थे उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बिल्कुल अब शपथ लेना ही बचा है, बाकी सब हो चुका है। और फिर उसका नतीजा, मैं ये तो नहीं कहता कि सपा के साथ लड़े होते तो शायद सरकार बन गई होती, लेकिन एक बेटर
परफॉर्मेंस तो जरूर रहती, माहौल ज्यादा आपके उसमें पक्ष में नैरेटिव सेट होता, टोन सेट होती जी, वो महत्वपूर्ण होता। सीटें शायद उतनी फिर भी बहुत ज्यादा अंतर ना होता, लेकिन यहाँ एक नैरेटिव बिल्कुल सेट होता और यहाँ के लिए सेट होता। बड़ा नैरेटिव जो आप देना चाह रहे थे, जो मैसेज देना चाह रहे थे गठबंधन का, वो बिगड़ता जा रहा है। फिर ये नासमझी वाले बयान जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के चेहरों ने दे दिए कि हम उनसे पक्ष में हैं, ये वैसे नेता हैं, तो उससे भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। और कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहाँ खड़ी है और सपा कहाँ खड़ी है। आप राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश तो उत्तर प्रदेश से है। और अगर वहां आप किस वजूद में और आपको किसके साथ दोस्ती करनी है, तो आपको ये तो समझना चाहिए, इतनी राजनीतिक समझ तो होनी चाहिए कि क्या करना है और उसी हिसाब से बोलना है और आचरण भी वैसा होना चाहिए। तो एक मैसेज जो पॉजिटिव आप देना चाह रहे थे पब्लिक को, निश्चित रूप से उस पर असर पड़ रहा है इन सब चीजों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो यहाँ मैं फिर वही कहूंगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इतनी चीज समझ लीजिए। अगर विपक्ष के कई नेता हैं, उसमें कई पार्टी के लोग शामिल हैं, लेकिन विशेष रूप से कांग्रेस, क्योंकि वो फैलाव है उनका, बोल देते हैं और उनके किए कराए पे पानी फिर जाता है मात्र उनके बोल देने से। यदि अगर वो उसको ठीक कर ले तो आगे बहुत सी चीजें ठीक की जा सकती जी। मालगाड़ी में एक मोपेड लदी है, डब्बे में लोड है, वो तस्वीर दूसरी है, और कोई मालगाड़ी का इंजन है, वो तस्वीर दूसरी है। एनडीए और सो कॉल्ड इंडिया के फॉर्मेशन में यूपी में इतना ही अंतर है। मैं फिर कहूंगा बिना किसी के प्रति आग्रह पूर्वाग्रह के, उत्तर प्रदेश में अभी जो इंडिया है अलायंस, उसमें अखिलेश यादव की पार्टी इंजन है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस मोपेड है, लेकिन इंजन अखिलेश यादव की पार्टी है। और एनडीए में जो कॉम्बिनेशन, अगर मैं उसको मालगाड़ी से तुलना कर दूं, तो एनडीए के साथ जितने लोग हैं वो सब वहां कहीं डिलीवर होने के लिए, जैसे ने मोपेड और खाद और ये सब मालगाड़ी में रखते हैं, वैसे इंजन कोई नहीं, डिब्बा की भी स्थिति में कोई नहीं मालिक। भाजपा के साथ चलेंगे तो हाथ में हल्दी लगेगी, ये स्थिति है। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस ने राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसके लोकार्पण की तिथि नजदीक आते आते इतनी हिम्मत तो कर ली कि अविनाश पांडे से कहला दिया कि भाई हम पूनिया जी और प्रमोद तिवारी और अजय राय, चारों लोग सूर्य के उत्तरायण में आते ही सरयू में स्नान ध्यान करके हनुमानगढ़ी और रामलला जाएंगे। यहां तक तो मामला आ गया। जी बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें जाने में कोई रोक नहीं है। पहले भी कोई रोक नहीं थी, पहले भी जा सकते थे, अभी भी जाएंगे। 14-15 तारीख को भी जाएंगे, तभी कोई समस्या नहीं। 22 के बाद भी जाएंगे, तभी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो 22 का जो बड़ा कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा को, उसमें खड़गे जी को, सोनिया जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को आधिकारिक रूप से इन्विटेशन मिला है, लेकिन उन तीनों की तरफ से तो कोई भी स्वीकृति नहीं आई है मेरी जानकारी में। और खड़गे जी का शायद मैंने बयान सुना था कि वो बोले कि हम देखेंगे, अभी डिसीजन नहीं लिया है। तो मुख्य बात यह है, देखिए कांग्रेस पार्टी को बड़े नेता, अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे तो मानी जाएगी। और अजय राय, अविनाश पांडे का उत्तर प्रदेश में क्या है वो तो सभी लोग जानते हैं, वो अलग बात है। तो जो बड़े नेता जिनको आधिकारिक इन्विटेशन दिया गया, उनको वो अगर कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कुछ उसका प्रभाव सामने आएगा। और जैसे दारा सिकोह जी भी कह रहे थे कि अखिलेश जी की बात जो है, अखिलेश जी के कंट्रोल में इनके नेता नहीं है, और अब ये कंट्रोल में नहीं है या वही कहलवाते हैं। अब फखरुल हसन चांद जी अगर कुछ कहते हैं तो या अखिलेश जी की इच्छा के बगैर कहते हैं या अखिलेश जी उनके मुंह से कहलवा रहे हैं। ऐसे इनके एक प्रवक्ता कहते हैं कि भाई ठाकुर और ब्राह्मण टीबी हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके, और उसमें साथ एक भी और बनिया समाज को भी जोड़ देते हैं कि टीबीबी। तो भाई अगर समाजवादी पार्टी की अगर इस तरह की नीति है, विचारधारा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भगवानी भरोसे आज के समय में कौन मेन स्ट्रीम की पार्टी, बड़ा राजनेता ठाकुर और ब्राह्मण समाज को इस तरह के उसको बीमारी से तुलना करके रह सकता है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य ही कम थे जो पहले राम मंदिर और रामचरितमानस के पीछे पड़े थे, अब तो सीधे सीधे पूरे समाजी ठाकुर ब्राह्मण समाज को लपेट लिए। और ये भी भूल जाते हैं भाई अखिलेश जी की आदरणीय पत्नी जी भी ठाकुर समाज से हैं, और मुलायम सिंह जी के दूसरे पुत्र, उनकी पत्नी भी ठाकुर समाज से। हाँ, तो ये पता नहीं किस हिसाब से समाजवादी पार्टी चल रही है। फिर कहते हैं कि ये महक हो जाती है, ये हो जाता है, वो आ जाता है।
हो जाता है तो भगवान भरोसे है। बाकी ठीक है, उनकी अगर नीति है, मुझे नहीं लगता कि बिना अखिलेश जी की अनुमति से कोई समाजवादी पार्टी का नेता है उनका प्रवक्ता बोल सकता है। इतना तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई ध्रुव है। सत्ता का एक ही केंद्र है समाजवादी पार्टी में, तो निश्चित तौर पर उनको स्पष्ट करना चाहिए। अगर नहीं स्पष्ट करते हैं तो माना जाएगा कि अखिलेश जी का ही वो बयान है। नावेश जी को एक बेसिक सवाल, क्योंकि ये बात बार बार आती है और कांग्रेस के मित्र या दूसरे लोग इसको उठाते हैं कि वह राजभर ने यह कहा था, निषाद ने वो बोला था। क्या अखिलेश बसपा और सपा को इक्वेट किया जा सकता है किसी भी स्थिति में राजभर से या निषाद की पार्टी से, और वो भी भाजपा जैसे बड़े संगठन में? क्या आपको लगता है कि वो कहीं से डिसाइसिव है, राजभर या क्या नाम दूसरे का, निषाद, या वो टोटल इस पर है कि भैया ठीक है बतासा दे दो तो कृपा, बूंदी दे दो तो कृपा, चूरा दे दो तो कृपा, लड्डू दे दो तो बड़े भाग? या अब आपने कभी ऐसा देखा कि पैर पे पैर रख के कोई मीटिंग हुई हो, उन्होंने कहा नहीं 50 सीट हम भी लड़ेंगे? ऐसा तो कभी कोई बोला भी नहीं, ना राजभर ना निषाद। जी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है वो सर्कस की तरह होती है, और सर्कस में परफॉर्मेंस का मायने उतने नहीं रखते हैं। पूरी सर्कस के मायने रिंग मास्टर के ऊपर होते हैं। रिंग मास्टर जितना मजबूत होता है, जो राजनीतिक दल का रिंग मास्टर मजबूत होता है, वहां बगावत और इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं हो सकती है जब ताकत होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है। 3 राज्यों में जो ये जीते हैं, ये बड़ी विजय नहीं है। बड़ी विजय ये है कि वहां पर बगावत नहीं हो पाई, यानी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो एक रिंग मास्टर वो इतना मजबूत है कि कोई चू से भी नहीं कर सकता। इसको कहते हैं कमांड, सर्कस की तरह कि रिंग मास्टर अगर मजबूत है तो सर्कस बहुत अच्छी गुजरेगी। बड़ा खूंखार जानवर भी जो है वो परफॉर्मेंस करेगा, नाचेगा, गाएगा, और अगर वो कुछ करेगा तो उसको आंखें दिखा दी जाएंगी तो वो खामोश हो जाएगा। यही राजनीति होती है, सदी राजनीति होती है। कांग्रेस या किसी भी दल के पास आज स्थिति ये नहीं है कि अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी संभाल के चले। आज राजभर और निषाद कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर अखिलेश यादव को कांग्रेस नहीं संभाल सकती है और कांग्रेस को बसपा नहीं संभाल, ये सारे घटक दल जिनको अब ये एक उम्मीद जगाई है। बिलाल भाई ने जो सत्ता परिवर्तन की हसरत रखते हैं, उनको एक उम्मीद फिर जताई आज के तूतू मैमे के बाद कि नहीं, सब एक साथ आ सकते हैं, यानी बसपा सपा कांग्रेस सब एक आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब उन्होंने जो तुलना की तो चलिए ठीक है, इस उम्मीद के साथ में लोग कैसे, लेकिन इस उम्मीद पर विश्वास करें, यकीन करें, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मायावती जी, ये लोग कह रहे थे कि अंतिम समय में आ सकती थी, आचार संहिता से पहले, अपने जन्मदिन के पहले से, लेकिन अब वो इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बात को खुले तौर से कह दिया है। जिस तरह उन्होंने कह दिया कि भाई उनके आने से और नुकसान होगा, क्योंकि उनके आने के बाद में वो भाजपा के साथ चली जाएंगी, तो गठबंधन का पूरा सपना ही टूट जाएगा। इतनी बड़ी बात कह दी है और तू मैं शुरू हो गई है, काउंटर वार शुरू हो गई, तो अब कैसे वोटर ये मान के चले कि वो आ जाएंगी? दूसरी बात, अगर मान के चलिए ये सपना था कि बहन जी आ जाएंगी जनवरी के 2nd वीक तक, लेकिन अगर वो नहीं आती तो कम से कम इंडिया गठबंधन इस बात का संदेश देता कि हम चाहते थे कि सब एक हो जाए, लेकिन बहन जी बी टीम है, भाजपा को जिताना चाहती हैं, इसलिए हम सब परिवार, पूरा गठबंधन जो है, ये भाजपा को हराने के लिए, जो चाहता है कि भाजपा को हराया जाए वो हमारे साथ आ जाए, इनको वोट मत देना, ये वोट कटवा के तौर पे। ये संदेश अब कन्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहन जी कहेंगी हम तो जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी, कांग्रेस ने ऐसी बात कह दी, ऐसा वातावरण बना दिया कि मुझे आने नहीं दिया गया, और वो थर्ड ताकत, यानी तीसरी ताकत बनकर भारतीय जनता पार्टी को जिता देगी। क्योंकि आज का परिवेश, आज के बयान इस बात को साबित करते हैं कि बहन जी अब नहीं आएंगी तो एक बहुत खूबसूरत सा बहाना करेगी, और वो भाजपा विरोधी वोटों को काटने में सक्षम हो जाएंगी। इससे पहले वो सक्षम इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडिया गठबंधन संदेश देता, हमने बड़े आदर से उनको बुलाया था, वो आई नहीं। जी देखिए, वोट कटवा है भाजपा की, ए टीम, बी टीम, सी टीम, जेड टीम, ये दुनिया का कोई ड्रामा कर लो, इस बात का टीवी के बहस इसके अलावा कहीं कोई उपयोग नहीं, और थोड़ा बहुत उपयोग ट्विटर पर है, वहाँ पोस्ट लिख दो क्या, बाकी इसका भैया नकवी साहब राय रत्ती फर्क नहीं पड़ता। एटा इटावा फरुखाबाद से लेके आजमगढ़, कुशीनगर, पटरौना, गुड्डू जमाली जब तक जिंदा हैं, हमको पता है वोट का अर्थमेटिक क्या है। क्या कहानी, आप कुछ भी गढ़ते रहो अपने मन में,
के वोट कटवा, उनकी ये टीम भी टीम। जमीन पर चुनाव होता भैया, कुछ ट्विटर पे होगा। आपने यही सब बातें कही थी, आप समाजवादी पार्टी ने भी कही थी ना आजमगढ़ में कि गुड्डू जमाली क्या है। गुड्डू जमाली धर्मेंद्र यादव को तो लेके डूबी गए चतुर्वेदी जी, है ना। और समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि रामपुर भी हम इसलिए हारे, बहन जी ने स्ट्रेटेजिकली आदमी नहीं खड़ा किया। लो, उनके खड़े होने से भी आप हार रहे, उनके न खड़े करने से भी हार रहे। तब तो सियावर रामचंद्र की जय। अब कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है क्या? बहन जी ने अपना गुमाश्ता उतारा मैदान में, 10 सांसद थे, उनके 9 तो भागी गए, एक ही बचा है मलूक नागर। नकवी साहब, एक ही बचा मलूक नागर, ठीक, 9 तो भाग गए, उनने तो अपना दुकान देख ली अलग। अब मलूक नागर से बहन जी ने कहलवा दिया कि भाई कांग्रेस माफी मांगे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे आदरणीय बहन जी को। आप कुर्बानी देने को तैयार हैं? और अगर ठीक है, अब तो समझ नहीं, और अगर मान लीजिए कांग्रेस ऐसी तो कुर्बानी दे भी दे तो अपने ही तरफ से तो दे सकती है, दूसरे की जिम्मेदारी कैसे ले लेगी? अखिलेश यादव की जिम्मेदारी कैसे ले लेगी कि मायावती प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हो और अखिलेश यादव जिताने की कोशिश करें? तो मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी को तो लड्डू मिलना है, इधर से मिले और चाहे उधर से मिले। बसपा और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं तो अखिलेश यादव वही काम करेंगे जो बसपा करेगी। अब अगर अखिलेश और कांग्रेस मिलकर लड़ते हैं, एक तो लंका लगाएगा, सपा लगाए चाहे बसपा लगाए, और उस लंका का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होती ना इकोनॉमिक्स में, वैसे चुनाव में भी होती है मित्र, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। क्या डायरेक्ट ट्रांसफर होता, डीबीटी क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, हिलाल भाई को पता होगा। वैसे बटन दबेगा सट से और टीवी पे आना शुरू हो जाएगा कि पटरौना भी जीत गए, कुशीनगर भी जीत गए, आजमगढ़ भी जीत गए, दिस भी जीत गए, दैट भी जीत गए। क्यों? क्योंकि पता लगा कि 1 लाख वोट से जीते और 1,10,000 बहन जी के थे, हो गया काम। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा। आशीष जी को मैंने शायद एक बार कहा भी था कि 17 का चुनाव शायद जब निपटा था तो मैंने समाजवादी पार्टी के साथ बैठ के इसको समझने की कोशिश की कि मायावती जी का क्या असर रहा। तो 100 सीटों पर मायावती जी का असर था समाजवादी पार्टी को हराने में। 100 सीट्स क्या? इसलिए टीवी की बहस से क्या फर्क पड़ रहा है कि मायावती के पास कौन है और कुछ नहीं है, मायावती का दिस है, जो चाहे बोलो, लेकिन 100 सीटें हरा दी थी। मायावती जी को इतना ही तो करना है कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, चलो आओ। तब क्या करोगे? नावेशी को समझिए, बड़ी खतरनाक बात की ओर इशारा कर रहा हूं क्या? जाने कितनों के माथे से राजयोग पहुंच देंगी कि नहीं पहुंच देंगी बहन जी। एक तो भाजपा वैसे ही चढ़त पे, ऊपर से ये काम। तब भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हाजी लड़ेगा क्या? आप कुछ कहो टीवी पे, उसके पास उतना समर्थन है कि 10-20-50,000 वोट अपना और 10-20-50,000 बहन जी का, लाख वोट आपका खराब कर देगा। उतने बड़े आप अपर हैंड पे नहीं हो कि आप 5 लाख सीट तो कहीं जीत नहीं रहे यूपी में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ भी जाए तो यूपी में कोई सीट भी ऐसी नहीं जो सपा अब ये कहे, अलायंस ये कहे कि हम ये 5 लाख से जीतेंगे, तो हम कहेंगे ये बसपा के इफेक्ट से बाहर हो गई सीट। अब बसपा इसका कुछ नहीं कर सकती। मैनपुरी आप बड़े बहुमत से इसलिए जीते थे कि मुलायम सिंह जी के प्रति श्रद्धांजलि थी। अब मैनपुरी में भी स्थिति दूसरी होगी मित्र तब। और कोई भी व्यक्ति, आप 100 दिन के भीतर चुनाव में जाना है। मैंने भी ये बात कही थी जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं उस वक्त, तो कांग्रेस के मित्रों ने मेरी बात को कहा कि नहीं नहीं भाई, हमने तो पहले दिन से क्लियर कर दिया था, अखिलेश यादव नहीं सुन पाए तो ये उनकी गलती है कि स्टेट में अलायंस नहीं होगा। ठीक है, 5 महीने बाद आप अलायंस करने जा रहे हैं और 100 दिन जब चुनाव के बचे तो तू में है। कैसे ये दावा करेंगे कि हम एक साथ हैं?
कैसे दावा करेंगे? और एक बात मैं अपने पत्रकारी जीवन के अनुभव के आधार पर और कहना चाहता हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग उससे सहमत होंगे, असहमत होंगे, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, सबका स्वागत। लेकिन मैंने मेरे ख्याल से 88-89 से अयोध्या को एक पत्रकार के नाते बहुत गंभीरता से कवर किया। उस आधार पर मैं एक कहना चाहता हूं आशीष चतुर्वेदी जी और नकवी साहब, टीवी में बैठ कुछ भी मान लो, घर में बैठ के कुछ भी मान लो, इतना बड़ा जन आलोड़न, जन उद्वेलन सोचा नहीं गया होगा जितना जमीन पर आकार ले रहा है। ये जान लीजिए। आप यहां खारिज कर सकते हो, ये तर्क दे सकते हो कि राम सबके हैं, उनसे क्या है, और भाजपा कौन है और दिस कौन है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, वो भाजपा जाने वो क्या है क्या नहीं। दुनिया के इतिहास में आशीष जी, दुनिया की, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में आज तक कोई अभियान इतना बड़ा नहीं हुआ जिसमें 60 से 65 करोड़ लोगों को छुआ गया हो, जो इस अभियान में छुआ जा रहा है। 60 से 65 करोड़ लोग, क्या भारत नहीं दुनिया में कभी कोई इतना बड़ा अभियान नहीं चला। कैन यू इमेजिन? इसका असर नहीं पड़ेगा क्या चुनाव में? आप कहते रहिए कि लल्लू जी भी गए थे अयोध्या, कौन माना कर रहा है? कहिए, आप कहिए फखरुल हसन भी गए थे अयोध्या, उनकी भी फोटो है, उससे मुकाबला हो जाए तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। अयोध्या को छोटा करके मन समझिए ना कि सामान्य घटना है, कोई खेत की नपाई हो रही है जो 4 चौकीदार 4 लेखपाल जाग करा के निपट जाएगा, नहीं ना। और एक और बात है, मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या में रामलला की नव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाए और 23 से जनता के लिए खुल जाए, जो अभी मूर्ति है ना रामलला की, नावेद बाबू, जिसकी पूजा अभी हो रही है, 1949 से तो हो ही रही है, उस मूर्ति का हो सकता है भारत में दर्शन यात्रा आयोजित की जाए और हर बड़े मंदिर में वो मूर्ति जाए, वहां के लोग उसकी पूजा करें, दर्शन करें। इसीलिए वो चल मूर्ति है, उत्सव मूर्ति। अगर ऐसा हुआ तो देश के हर कोने में भारत की धर्मप्राण जनता ये मानेगी कि रामलला चल के आ गए दर्शन देने। क्या इतना बड़ा आलोड़न आप सोच ही नहीं सकते। राजनीति का व्याकरण फेल हो जाएगा मित्र, जान लीजिए। लाभ किसको होगा ये आप तय करो, लेकिन इतना बड़ा आलोड़न कभी नहीं हुआ भारत के जनमानस में जितना अभी हो रहा है। गांव में जाइए, आदमी से बात करिए, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, सिर्फ इतने से आंसू आ जाते हैं। और एक बात जो इकबाल अंसारी साहब ने कही, उस पर मैं बात खत्म कर दूंगा। मेरे ख्याल से हिलाल भाई को उस बात पर, कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और मुलायम सिंह की पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए। बहन जी की तो खैर लीले न्यारी है। इकबाल अंसारी ने क्या कहा नावेश को? इकबाल अंसारी ने कहा कि जो अयोध्या में अभी हुआ 6-6, 8-8, 10-10 लेन की सड़कें, बढ़िया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तमाम जो सैकड़ों चीजें, मेडिकल कॉलेज, दिस दैट, बोले ये तो पहले भी हो सकता था, इसमें कोई रोक थी क्या? ये सवाल पीछा करेगा कांग्रेस का, बसपा का, सपा का, जो लोग शासन में रहे। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज खुले, इस पर किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं ना। अयोध्या की सड़कें चौड़ी हो जाएं, किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं। अयोध्या में स्टेशन अच्छा हो जाए, किसी कोर्ट की रोक थी? नहीं। क्यों नहीं हुआ? ये सवाल इकबाल अंसारी उठा रहे हैं, रामविलास वेदांती नहीं। इस अंतर को महसूस करिए। कौन है इकबाल अंसारी? इकबाल अंसारी उनके बेटे हैं जिन्होंने महंत रामचंद्र परमहंस दास के साथ बैठकर रिक्शे पर दशकों तक बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ा था। उनके बेटे हैं ये इकबाल अंसारी, जो कह रहे हैं कि अयोध्या में ये काम तो पहले भी हो सकते थे, लेकिन अब मोदी और योगी ने आके किए।
इस बात का क्या काट करिएगा? आपके सोचिए, एक बार सरयू में डुबकी लगाने से, फोटो खिंचाने से बात बन जाएगी? नहीं ना। ये बात इकबाल अंसारी पूछ रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके बीच में एकता का अभाव है और दूसरी तरफ राम मंदिर को लेकर देश एक ऐसे जंज्वार, भावना के जंज्वार पर बैठा है जो भूतो न भविष्यति है। इसके बीच में आपका रथ कैसे चलेगा, कैसे और कितनी दूर तक चलेगा, ये सवाल है। राहुल गांधी, मायावती जी और अखिलेश यादव अगर आज तय नहीं कर सकते, मुझे अखिलेश यादव का एक बाइट में सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य को आने दीजिए उत्तरायण में, सब ठीक हो जाएगा, सब तय हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा सूर्य को आने, दूसरी बार बोले सूर्य को आने दीजिए उत्तरायण में, फिर हम सब तय कर देंगे, फिर हम सब तय कर देंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए। धन्यवाद।